हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में आप जानेंगे कि संविधान क्या होता है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं और उसकी क्या आलोचनाएं की जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जिसे बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था, परंतु पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये जिस संविधान की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये संविधान आखिर है क्या। दोस्तों, संविधान किसी देश की वह मूल विधि होती है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो दो चीज़ें इंश्योर करता है। द फर्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में कैसा संबंध होगा, और दूसरी बात ये कि सरकार और नागरिकों के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके इस रूल के बारे में जानने के बाद हम अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि संविधान उस वैधानिक दस्तावेज का नाम है जिसके अनुसार किसी देश के प्रशासन या शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और ये जो रूल होते हैं वो रिटन होते हैं, ये किसी सिंगल बुक में लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे भारत के संविधान में, जैसे अमेरिका के संविधान में, या ये बिखरे हुए भी हो सकते हैं, जैसे यानी कि किसी एक समय पर इसको पूरा ना लिखा गया हो, जैसे कि आप यूके के संविधान को देखते हैं। और क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं बनाया गया है, इसलिए ऐसे संविधान को आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, आप जिन हालातों में इसे देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो सिंपल से शब्दों में पैट्रिक हेनरी की बातों को आप देख सकते हैं, जिन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो लोगों को कंट्रोल करती है और लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या बिना संविधान के हमारा काम नहीं चल सकता? अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो एक बार ध्यान दीजिए अपने इतिहास के ऊपर और आप पाओगे कि कैसे मनुष्य ने हंटर गैदरर की स्टेज से निकलकर एक सभ्य समाज का जब निर्माण किया, तो ऐसे सभ्य समाज को में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसे कुछ मूलभूत नियमों की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद रहते हैं, इसलिए एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस की जो इन तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। शुरुआत में इन तत्वों को नियंत्रित करने का काम एक व्यक्ति के शासन ने किया, जिसे आप राजतंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति के हाथ में सभी सत्ताएं आ जाती हैं तो वो निरंकुश हो जाता है, और धीरे धीरे जब राजतंत्र निरंकुश होने शुरू हुए, उन्होंने लोगों के अधिकारों को दबाना शुरू किया। उस समय जब इस निरंकुश राजतंत्र को चुनौती मिली और इसका स्थान लिया कानून के शासन ने, तो परिणाम ये रहा कि एक ऐसी आधार विधि तैयार की गई, एक ऐसा फंडामेंटल लॉ तैयार किया गया जो राज्य व्यवस्था के बुनियादी सांचे ढांचे को निर्धारित करता था, और इसी आधार विधि को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये ज़रूरी था ताकि देश को प्रॉपरली गवर्न किया जा सके। ये ज़रूरी था क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम की नेचर को डिफाइन करता था। ये
जरूरी था, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के भले के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्प करता था, उनके अधिकारों को गंवाने से बचाता था। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार के तीनों अंगों को कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं के भीतर रखता था, उन्हें निरंकुश होने से रोकता था। तो दोस्तों, यही वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आया। और आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। तो लोग क्योंकि अपनी ट्रू पावर को नहीं जानते थे, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने की। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान की खास विशेषताएं क्या है। आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी देशों का जो प्रशासन है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं या परंपरागत ढंग से चलाए जाते हैं। और क्योंकि किसी भी देश की सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियां या इतिहास जो है वो समान नहीं होते, इसलिए हर देश के संविधान की भी अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जो संविधान लिखा जाता है वो इन सब तत्वों से प्रभावित होता है। तो भारत का संविधान किन तत्वों से प्रभावित है, उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं, इनको आइए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, भारत के संविधान की सबसे पहली विशेषता यही है कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। अब ये इतना लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कह रहे हैं? जैसे कि मैंने आपसे बात की कि यूएसए का संविधान वर्ल्ड में प्रथम लिखित संविधान है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप साइज देखेंगे, यूएसए का साइज और इंडिया के साइज में कितना अंतर है और उनके संविधानों में कितना अंतर है। यूएसए का संविधान केवल 7 आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, लेकिन भारत के संविधान के आर्टिकल्स की आप बात करें तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भी इसमें 395 अनुच्छेद शामिल थे। तो ये जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे ज्योग्राफिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसमें कहीं आपको जम्मू एंड कश्मीर जैसे बर्फीले इलाके मिलेंगे, लद्दाख जैसे, कहीं पे आपको जो राजस्थान गुजरात जैसे डेजर्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको कोस्टल एरिया मिलेंगे, कहीं पे आपको दूसरे पर्वतीय प्रदेश मिलेंगे, कहीं पे आपको जंगल झाड़ी वाले प्रदेश मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसीलिए प्रशासन इजी हो सके, इसलिए कोशिश की गई कि हर जो जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती थी उन प्रॉब्लम्स का समाधान कॉन्स्टिट्यूशन में देने की। दूसरा, हमारे यहाँ पर राज्यों का अलग से संविधान नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों के अलग संविधान है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा लंबा लिखा गया है। तो दोस्तों, इसकी दूसरी विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी भारत का जो संविधान है वो कई स्रोतों से लिया हुआ एक अनोखा संविधान है। इस कई लोग नासमझ लोग जो हैं वो उसे रैमसैक बोलते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया कहते हैं। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो अगर पहले से ही लोगों ने अडॉप्ट की है तो उनसे सीख लेने में हमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता किसी मौलिक डॉक्यूमेंट की रचना करने के इच्छुक नहीं थे। उनका उद्देश्य था कि देश में ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो व्यवहारिक रूप से एक आदर्श संविधान सिद्ध हो सके। और आप जानते हैं कि इतने स्रोतों से जो हमने चीज़ें उठाई है उनको हमने एज इट इज़ नहीं उठाया, बल्कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ संशोधन भी किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने इंग्लैंड से ली, लेकिन हमने अपनी संसद को वहाँ की तरह संप्रभु नहीं बनाया। इसी प्रकार से हमने और जो दूसरी चीज़ें ली हैं उनमें भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार थोड़े संशोधन किए हैं और हमारा जो संविधान जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये
एक विशेषता ये भी है कि हमने वेरियस सोर्सेज से अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है। इसकी तीसरी विशेषता है कि हमारा संविधान जो है वो कठोर और नम्यता का मिश्रण है, यानी इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनमें इजीली संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे कुछ मामलों में जब संघीय ढांचे को बदलने वाले किसी संशोधन की बात आई तो ऐसे में केवल संसद के बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी चौथी विशेषता है कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और इसमें जो आपकी कार्यपालिका है वो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ हमें दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक रियल एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है, और रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, और अगर वो फेल होते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास ला करके उनकी सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। तो हमारे यहाँ एक प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था अपना करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। इसकी पांचवी विशेषता है कि एक संघ का निर्माण किया गया है, एक ऐसा संघ जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, यानी फेडरेशन, फेडरल फॉर्म तो है बट इट्स यूनिटरी इन इट्स स्पिरिट। इसका कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो दो स्तर पर हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, और दोनों अपनी शक्तियां संविधान से ग्रहण करती हैं। दोनों का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में रखा गया है, और ऐसा हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए इमरजेंसी की सिचुएशन में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए ऐसा किया है। इसकी छठी विशेषता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हमने सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त किया है। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 326 में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वह यहाँ पर वोट डाल सकता है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसे वो पागल या दिवालिया ना हो, है ना। तो इस प्रकार की कुछ उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि बंदिशें लगाई गई हैं। लेकिन अगर वो साउंड माइंड का है, भारत का नागरिक है और आर्टिकल 326 के तहत योग्यताओं को पूरा करता है, तो वो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो यूज़ करता है, यानी वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हालांकि इनमें संपत्ति के अधिकार को निकालकर अब इनकी संख्या केवल 6 कर दी गई है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जिस संविधान से हमने प्रेरणा ली कि हमारा संविधान लिखित हो, यानी कि यूएसए, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के संविधान में भी संविधान लिखते समय फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया था। पहले 10 संशोधनों के द्वारा उन्होंने उनके संविधान में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया है। लेकिन हम ऐसे संविधान थे जिन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब संविधान बनाया तो उसी समय संविधान में ही फंडामेंटल राइट्स को शामिल कर दिया था। इस प्रकार से हमारा संविधान इस सेंस में अनोखा संविधान है। इसके अलावा हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपनाया है, यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाया है। आप सोचिए कि किस प्रकार से फ्यूचर गवर्नमेंट को मतलब डायरेक्शन देना कितना मेजर विश्वास रहा होगा हमारे
संविधान निर्माताओं का कि वो वेलफेयर स्टेट बनेंगे, कि वो व्यक्तियों का, अपने नागरिकों का ध्यान रखेंगे। और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए कहा गया कि ये आने वाली गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए थे कि आने वाली गवर्नमेंट भारतीय नागरिकों के हित में क्या क्या काम करेगी जब उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने आयरलैंड से अपनाए हैं, लेकिन भारतीय संविधान के एक कल्याणकारी स्वरूप को क्योंकि ये निर्देशित करते हैं, इस सेंस में ये हमारे संविधान की एक मेन विशेषता है। इसके अलावा हमने सेक्युलर स्टेट को बनाया है, यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुभाषी, बहुधर्मी है ना, और वेरियस कल्चर्स को एकोमोडेट करने वाला राष्ट्र है। तो इसीलिए हमने सभी धर्मों को समान जो सम्मान है वो दिया और अपने देश में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। यानी हम व्यक्ति को उसके धर्म की वजह से ना तो उसके साथ भेदभाव करते हैं, ना उसे किसी स्पेशल टाइप का सपोर्ट करते हैं। हम उसे किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देते हैं। और इवन हमारे यहाँ जो धर्म है वो राज्य का नहीं, व्यक्ति का मसला माना गया है। और धर्म को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि उसके लिए व्यक्तियों को जो उनके धर्म के संबंध में विश्वास या उपासना की स्वतंत्रता है वो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सुनिश्चित की गई है। तो दोस्तों, इंडिया का एक सेक्युलर स्टेट होना भी इसकी खास विशेषता है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविज़न किया गया है। और इंडिपेंडेंट ही नहीं, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, यानी स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका या विधायिका के दबाव में आकर काम नहीं करती, इसका अस्तित्व उनसे स्वतंत्र है। इसके अलावा एकीकृत इसलिए कहा गया कि यहाँ यूएसए की तरह केंद्र या राज्यों की अपनी अलग अलग से जुडिशरीज जो हैं वो सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट हैं। राज्यों के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपको ये जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो एक हायरार्की के तौर पे देखने को मिलेगा, यानी एक सिंगुलैरिटी के साथ मिलेगा, एक इंटीग्रेशन के साथ मिलेगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है और जिसने अपना काम पिछले 70 सालों से बखूबी निभाया है। इसके अलावा एकल नागरिकता होना भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। आप जानते हैं कि हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संघीय शासन की एक खास विशेषता होती है कि यहाँ पूरे देश की यानी संघ की एक नागरिकता होती है और उनके राज्यों की अलग से नागरिकताएं होती हैं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। इंडिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रिटेन से केवल एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है उसे फॉलो किया है। इसके अलावा भी भारतीय संविधान की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया है अपने संविधान में। इसके अलावा हमने जो आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस किए हैं। जैसे हमने ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन किया है। हमने जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वलिटी दी है। हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कुछ बनाई हैं, जैसे हमने कैग बनाई है, यूपीएससी बनाई है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशंस बनाए हैं। इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरे देश के लिए बनाया है। या हमने कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। जैसे आपने जब प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है हमारे संविधान में शामिल किए गए। हालांकि जब हम इन्हें अपने संविधान में शामिल कर रहे थे उस समय कुछ लोग इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे थे कि हम जर्मनी के संविधान से जब इन प्रोविजंस को
ले रहे हैं, तो ये वही संविधान के प्रोविज़न है जिनका फ़ायदा उठाकर हिटलर ने जर्मनी पर अपनी सत्ता काबिज की थी और वो आगे चलकर कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी रहा था। लेकिन दोस्तों, हमारे संविधान की खास विशेषता ही है कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी के संविधान से लिए और आज तक भी हमारे यहाँ किसी को हिटलर बनने का, किसी हिटलर को उभरने का मौका जो है वो नहीं मिला है। हालांकि जब भी इमरजेंसी हुई तो इन्होंने हमारे देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। इसके अलावा हमारे देश की एक संवैधानिक विशेषता ये भी है कि ये हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट फॉर्म करता है, यानी हमारे यहाँ सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा है। अब आप कहेंगे त्रिस्तरीय कैसे? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्यों में हमारे पास राज्य सरकारें हैं और अभी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्थाएं, या आप कह सकते हो कि लोकल बॉडीज़ जो हैं वो भी बनाई गई हैं। तो इसके अलावा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी अपने संविधान में जगह दी है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को खास बनाती हैं, उसे मौलिक बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान की विशेषताएं। लेकिन हमारे संविधान की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान एक उधार का लिया थैला है, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन होती हैं, वो अपने आप में सब कुछ नहीं होती। और हमने जो चीज़ें ली भी हैं वो हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं की हैं, उनमें हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन भी किए हैं। और वो संशोधन करने के बाद हमने जो व्यवस्थाएं अपनाई हैं वो आज हमारे लिए अच्छे से काम कर रही हैं। ऐसे में इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहना कोई बहुत बड़ी आलोचना जो है नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि ये लॉयर्स पैराडाइज है, यानी ये वकीलों का स्वर्ग है। इसमें ऐसी ऐसी भारी भरकम शब्दावली का यूज़ किया गया है, इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको लिखा गया है कि इसे एक कॉमन पर्सन समझ ही नहीं सकता है। और यही वजह है कि जो भारत की न्यायपालिकाएं हैं वो लिटिगेशंस से अटी पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, इस आलोचना में भी कोई खास दम नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लॉयर्स गलतियां ना निकालते हों या लिटिगेशन ना फाइल करते हों। इवन अगर आप अमेरिका में भी जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा लिटिगेशंस हैं। यू विल सी इट इज़ फार मोर लिटिगेशन देयर देन इंडिया। तो ऐसे में संविधान निर्माता इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते थे, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आसानी से समझ आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये समझ नहीं आता तो ये इतना सक्सेसफुली काम नहीं कर पाता जितना कि अभी कर रहा है। और इसके अलावा इसको कहा जाता है कि इसका एलिफेंटाइन साइज़ है, बहुत ही बड़ा है। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि बड़ा भले ही है, लेकिन अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। तो ये थी इसके अलावा इसको कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि 1935 के अधिनियम को हमने एज इट इज़ उठा लिया है, कॉपी कर लिया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इवन उसका 2/3 हिस्सा जो है 1935 के एक्ट का वो हमारे संविधान का भाग है। तो दोस्तों, इसमें हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि 1935 का अधिनियम, अगर उसकी आलोचना सिर्फ इसलिए की जाए कि वो अंग्रेज़ों ने लिखा था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या अंग्रेज़ों ने उसे खुद के लिए लिखा था या हमारे लिए। अगर ये संविधान हमारे लिए लिखा गया था, इसका मतलब लॉ हमारे लिए एप्लीकेबल था, हमारी परिस्थितियों के अनुसार था। और अगर हमें वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार लगा तो इसमें ये आलोचना करने वाली कोई बात सही दिखाई नहीं देती। तो फाइनली दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बेशक से बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, बेशक से कहा जाए कि ये इतना बड़ा बना दिया गया है, इतना एलिफेंटाइन साइज का कर दिया गया है कि ये वकीलों का स्वर्ग बन चुका है, तो
ये जो सारे क्रिटिसिज्म हैं वो क्रिटिसिज्म बहुत अधिक मायने नहीं रखते, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्ट किया जाता है कि वो अपने पर्पज़ को, अपने उद्देश्य को सर्व करने में कितना सक्सेसफुल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमारे से एक दिन पहले अस्तित्व में आया, उस पाकिस्तान ने हमारे साथ में 3 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिया। जो फ्रांस है वो आज तक 5 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका है, लेकिन इंडिया स्टिल अपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसे इसने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। हालांकि इसमें हमने समय के साथ साथ कुछ संशोधन किए हैं, बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया। फिर हमने देखा इसकी टेक्निकल और ऑब्जर्वेशनल डेफिनेशंस। इसके बाद हमने देखा कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कि जो संविधान है, भारत के संविधान की क्या खास विशेषताएं हैं। इसमें हमने देखा कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके बनाया गया है। इसमें कठोरता और नम्यता का मिश्रण है। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन केंद्र की तरफ झुकाव वाली व्यवस्था को। साथ ही हमने इसमें वयस्क मताधिकार को अपनाया। हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, हमने डीपीएसपी की बात की, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की, हमने सेक्युलर स्टेट की बात की। फिर हमने देखा कि कैसे हमने इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है, और हमने कैसे एकल नागरिकता को अपनाया है। इसके अलावा भी हमने इसकी कुछ बाकी विशेषताओं का जिक्र किया, और फाइनली हमने देखा कि भारतीय संविधान की जो कुछ क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों, आप अगर इसे ज़्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी फीचर्स पर नज़र डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और देशों के संविधानों को उठाकर भी हमारे संविधान का उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा लेक्चर। नमस्कार।